Hello everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Agricultural and Major Crops. Let's begin the chapter. Chapter 3, Agriculture and Major Crops. Learning objectives. Through this chapter, you'll be able to know about agriculture, major types of agriculture, major crops, factors influencing crop cultivation, some other types of farming, and development of agriculture. Let's warm up. Now identify the activity in the picture and you have to identify the crop. Then why is this practice followed and name any of the two largest producer of this crop. So you all have to find it out. Now let's start agriculture. What is agriculture? The word agriculture is derived from the Latin words ager. Ager का मतलब soil and culture का मतलब cultivation या फिर to culture. तो एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन होता है. एग्रीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. किस चीज के लिए? फूड के लिए, फाइबर के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं टू सस्टेन लाइफ. एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक की कैसे रियरिंग करते हैं? कैटल, शीप, गोट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, चिकन्स, डक्स एंड इवन fishes, silkworms and honeybees. एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है विच मेनली इंक्लूड करती है ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. इन द वर्ल्ड 50% जो पीपल हैं वो इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में. 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चर लैंड सबसे बेसिक है सारे रिसोर्सेज का. एज इट प्रोवाइड्स यू फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग प्रोवाइड करता है एंड शेल्टर टू ह्यूमंस. इट सप्लाइज रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्रीज को. एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज में हम बेचते हैं और फिर उससे हम सेटअप आगे चीजें बनती हैं. तो एग्रीकल्चर फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. पुरानी सिविलाइजेशन का बेस होता है एग्रीकल्चर. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेज एंड मीन्स दे वर डिवाइस्ड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. बहुत नई नई टेक्निक्स, एडवांसमेंट होता जा रहा है जिसकी वजह से नई नई टेक्निक्स की हेल्प से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर सीड्स आ गई, फर्टिलाइजर्स अच्छे आ गए, इंप्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई ताकि क्रॉप जो यील्ड हो अच्छी हो. यूज ऑफ पावर अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. फार्म मैकेनाइजेशन नॉट ओनली इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाता बट ऑल्सो ब्रॉट मोर एरियाज अंडर, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आता है. इट क्रिएटेड अ क्रॉप सरप्लस सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिकेम पॉसिबल. वो क्रिएट करता है एक क्रॉप सरप्लस. क्रॉप सरप्लस होना चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है एग्रीकल्चर के अंदर वो पॉसिबल हो सके, क्योंकि बाहर भी भेजा जाता है. यूज ऑफ न्यू साइंटिफिक मेथड्स इन फार्मिंग एंड स्टोरेज फर्दर इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन. लैंड जिसमें क्रॉप्स को आप ग्रो करते हो उसको एरेबल लैंड कहते हैं, जिन पर आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं. फेवरेबल टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके की क्रॉप्स को उगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. आज प्रेजेंट पे मैकेनाइजेशन भी इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर. मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिपेंडिंग ऑन द geographical conditions, labor, demand of produce and level of technology. Subsistence agriculture, when farmer produce करता है just enough to sustain his family, कि अपनी फैमिली के लिए वो enough produce कर लेता है और सेल और एक्सचेंज कर देता है जो सरप्लस होता है मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी. अगर उसके पास ज्यादा होता है तो वो लोकल कम्युनिटी में उसको बेच सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है. उसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है सेल्फ सफिशिएंट बेसिस पर. जब आपके लिए अपने लिए पूरा हो तभी तो आप दूसरों को दोगे. तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस भी कहते हैं एग्रीकल्चर, या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो कॉमनली प्रैक्टिस होती है डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल मानसून रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे घने जंगल वगैरह होते हैं और जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है. लैंड होल्डिंग्स जो होते हैं वहां पर स्मॉल होता है, लोगों के पास छोटे छोटे घर होते हैं.
लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड होता है एक लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड तो आपके पास उतना है लेकिन उस पर डिपेंडेंसी जो लोगों की है वो ज्यादा है। लैंड इज कल्टीवेट होता है इंटेंसली मेनली विद ह्यूमन लेबर है वहां पर, हाई क्वालिटी सीड्स, प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ वाटर वहां पर इरिगेशन के। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन सक्सेशन, ऑल्टरनेटेड विद लेग्यूम्स, क्रॉप रोटेशन टू रिटेन सॉइल फर्टिलिटी। ये जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन है ज्यादातर इंडिया में है। टू टू क्रॉप्स में बी ग्रोन साइमल्टेनियसली ग्रो होती है एक साल के अंदर, सेम स्ट्रेच ऑफ लैंड पर, डबल क्रॉपिंग मतलब दोनों एक ही लैंड पर ग्रो किया जाता है ताकि ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके। अब रेजिंग ऑफ मोर देन टू क्रॉप्स को एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पर एनुअली अगर आप करोगे उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, कि एक ही लैंड पे आप एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। फिर आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस तरह का जो एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत ही प्रिमिटिव मेथड, बहुत पुराना मेथड चलता आ रहा है, तो ट्राइबल पीपल प्रैक्टिस करते थे जो रिमोट हिली और डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स पे रहते थे, जैसे कि कॉन्गो बेसिस इन इक्वेटोरियल अफ्रीका, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो कल्टीवेटर्स हैं वो एक सेटल लाइफ नहीं जीते थे, दे क्लियर द लैंड, वो लैंड को क्लियर करते थे कैसे? बाय कटिंग या फिर बर्निंग द ट्री। लैंड कैसे काट लेंगे? पेड़ हटाकर पेड़ों को काट देते थे, जला देते थे, और उनको लैंड चाहिए था, लैंड खाली हो जाता था। एशेज जो एनरिच करता है सॉइल को एंड किल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लियर पैच ऑफ लैंड ताकि टू कल्टीवेट कर सके। वो स्कैटर करते थे सीड्स को एंड टेंड्स टू द फील्ड फॉर अ ईयर और सो। सॉइल लॉस करता है अपनी फर्टिलिटी को ओइंग टू हैवी रेन्स, weeds and unwanted vegetation encroaches the plots ताकि tribal move out to clear a fresh patch of forested land after 1 or 2 years। तो ये बहुत ही वेस्टफुल मेथड है कल्टीवेशन का, फील्ड ऑफ क्रॉप्स बहुत कम है, तो इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फैक्ट फाइल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम इन कहते हैं इंडिया में, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैड्स जो होते हैं वो पीपल होते हैं जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पानी और ग्रेजिंग लैंड की सर्च में फॉर देयर एनिमल्स। वो कैटल रेयर करते हैं, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड याक। ये जो प्रैक्टिस है ये प्रिवेलेंट है सहारा डेजर्ट में, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप। वो कैरी करते हैं अपनी बिलोंगिंग्स को, जैसे कि टेंट्स ऑन द बैक ऑफ डंकीज, हॉर्सेज एंड कैमल्स। माउंटेन एरिया में लाइक तिब्बत एंड एंडीज, याक एंड लामा को रियर करा जाता है, जो उधर की साइड के एरिया होते हैं। रियनडियर जो होता है वो लाइफ स्टॉक होता है आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज। फिर आता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है स्पेशलाइजेशन फार्मिंग में। उनका एम होता है सेलिंग प्रोड्यूस को सेल करना इन मार्केट ताकि प्रॉफिट्स आप कमा सकें। जो भी आपके पास सब प्रोड्यूस निकलता है, जितना भी अमाउंट होता है उसका रॉ मटेरियल का, उनको प्रॉफिट के पर करके बेचना। तो एरिया जो प्रैक्टिस करते हैं कमर्शियल फार्मिंग को, वो जनरली उनके पास लार्ज साइड लैंड होता है, उनके पास लैंड ज्यादा होता है, मशीन डिपेंडेंस होती है और वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होती है ताकि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे विद एक्सेस टू द मार्केट। मनी और कैपिटल अवेलेबल होती है फार्मर्स के लिए परचेज करने के लिए मशीनरी और अरेंजिंग फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोड्यूस। फिर आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये प्रिवेलेंट होता है टेम्परेट लैटिट्यूड्स में, इन द प्रेरीज ऑफ कनाडा एंड यूएसए, इन द स्टेपीज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, पैम्पस इन अर्जेंटीना, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। व्हीट सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है जो यूएसए में ग्रो की जाती है और ऑस्ट्रेलिया में। ये मेथड होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग का, क्योंकि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होती है लैंड की वो हाई है। बहुत सा जो काम है वो मशीन्स के थ्रू होता है, ट्रैक्टर्स, लेवलर्स, सीड ड्रिल्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर। मिक्स्ड फार्मिंग, व्हेन लाइवस्टॉक रियर्ड होते हैं अलॉन्ग विद क्रॉप कल्टीवेशन, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। फार्मर सीरियल्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फॉडर के साथ साथ, ओट्स, मेज एंड रूट क्रॉप्स फॉर देयर लाइवस्टॉक। इक्वल एम्फेसिस गिवन होता है टू क्रॉप कल्टीवेशन एंड रेयरिंग कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री। क्रॉप रोटेशन रिटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी को। मिक्स फार्मिंग जनरली फॉलोड होता है इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, किस किस के? यूरोप,
ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे प्रैक्टिस होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो ये कमर्शियल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर की, जो इंट्रोड्यूस की गई बाय द यूरोपियंस नियरली 2 centuries एगो। इन सच फार्मिंग में एक क्रॉप तो प्रोड्यूस होती है लार्ज स्केल पर, और लार्ज एस्टेट्स मैनेज होते हैं साइंटिफिकली एंड एफिशिएंटली लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है चीप, स्किल्ड एंड लोकल और इम्पोर्टेड लेबर के लिए। मतलब उन्हें लेबर भी चाहिए होती है, लेबर भी तो सारा काम ही लेबर का होता है, तो लेबर के लिए हायर करने के लिए उन्हें सस्ती लेबर मिल जाए, लेकिन उसकी स्किल्ड भी होनी चाहिए, उसके लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेशलाइज हो प्रोडक्शन ऑफ, जिसको क्रॉप्स ग्रो करनी आती हो अच्छे से, एंड अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अरेंज करते हैं ताकि वो पार्टली और होली प्रोसेस करते हैं। अब जो क्रॉप ग्रो हो गई, हार्वेस्ट होने के बाद उन क्रॉप्स को काटने के बाद उनको ले जाकर आगे सेल करना, मार्केट्स में ले जाना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। रबर, टी, कॉफी, शुगर केन, स्पाइसेस, ये सब मेन क्रॉप्स होती है जो प्लांटेशन पर ग्रो होती है। प्रोड्यूस सोल्ड होता है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पास्टोरल फार्मिंग के दो फॉर्म होते हैं, कैटल रैंचिंग मीट के लिए, या डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। डेयरी फार्मिंग होती है जिससे मिल्क बनता है, जहाँ मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैटल रियर्ड होता है मीट के लिए। इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रैंचेस विच हैव स्लॉटर हाउसेज होते हैं जहाँ पर तो स्लॉट किया जाता है। मीट पैकिंग होती है, उनको फ्रीज करके रखा जाता है, और एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग, जिससे मार्केट और पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। सेरीकल्चर और पिस्टिकल्चर, अदर डाइवर्जन इन एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ताकि आप सिल्क को प्रोड्यूस, सिल्क के सूट बनते हैं, सिल्क की साड़ियां होती है, तो सिल्क कहाँ से आता है? व्हेन वी रियर द सिल्क वॉर्म, एक कोकून से। एंड पाइसिकल्चर, इट्स इज द फार्मिंग ऑफ फिश, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। हॉर्टिकल्चर, ये इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स का, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फैक्ट 5, एडवांसमेंट इन पोल्ट्री प्रोडक्शन इंडिया में, उसको सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो प्रोग्रेस हुई है और डेवलप्ड हुई है टू एक्सपैंड इन एरियाज अराउंड सिटीज। इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन एम्ड हुआ थ्रू ब्लू एवोल्यूशन, वाइल व्हाइट रेवोल्यूशन रेज द मिल्क आउटपुट। येलो रिवोल्यूशन होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन के लिए ऑफ ऑयल। तो सरसों का जो हम सरसों से तेल बनता है, सरसों के फूल को जब हम चुनते हैं उनके क्रॉप्स को ग्रो होने के बाद, तो उसे येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब आपकी मेजर क्रॉप्स कौन सी है? बहुत ही ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती है पूरे वर्ल्ड में। उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, कुछ होती है आपकी फूड क्रॉप्स, कुछ होती है कमर्शियल क्रॉप। हर क्रॉप को एक पर्टिकुलर सेट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, सारी क्रॉप्स एक ही क्लाइमेट में नहीं ग्रो हो सकती, as it cannot grow easily in other climatic regions. तो geographical requirements और वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ मेजर क्रॉप्स का हम डिस्कस करेंगे। पहले आती है आपकी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स होती है वो क्रॉप्स जो बेसिक फूड होता है हमारा। फूड क्रॉप्स में आपके चीफली सीरियल ग्रेन, दालें हो गई सारी, और अनाज हो गया, वीट, राइस, कॉर्न एंड मिलेट्स। जब कोई ऐसी क्रॉप को क्या करता है, ये चीफ फूड ऑफ एन एरिया होती है, उसको हम स्टेपल क्रॉप कहते हैं। मतलब जिस एरिया में वो सबसे ज्यादा ग्रो होती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उस क्रॉप के लिए सूटेबल होता है, तो वो को उसको स्टेपल फूड कहा जाता है, स्टेपल क्रॉप। राइस, राइस जो होता है वो चीफ फूड क्रॉप होती है वर्ल्ड की। नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, स्टेपल डाइट। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अब कैसी कंडीशन चाहिए? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम भी 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। सॉइल, राइस को आप ग्रो कर सकते हो वैरायटी ऑफ सॉइल्स में, लेकिन लोमी और क्ले सॉइल। Area of production, China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. इंडिया में राइस ग्रो होता है वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम एंड ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। वीट, वीट जो होता है वो स्टेपल फूड होता है मिड लैटिट्यूड्स में एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल। कंट्रीज जिसका रियली कोल्ड विंटर्स होते हैं, जैसे कनाडा, ग्रो वीट, वो ग्रो वीट को ग्रो करते हैं। स्प्रिंग वाइल्ड ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ग्रो विंटर वीट। तो ये एक राबी क्रॉप होती है यहाँ पर। तो यू हैव दो मेन टाइप ऑफ वीट होते हैं, स्प्रिंग वीट और एक। अब कंडीशंस ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस बाय एट द टाइम ऑफ राइपनिंग।
फिर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वीट जो होता है वो एक्सटेंसिवली यूएसए में ग्रो होता है, कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर पंजाब, हरियाणा, जम्मू और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये मेजर जगहें हैं जहाँ पर वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर आता है मेज। कॉर्न और मेज एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है जिससे हम आटा बनता है, पॉरेज बनता है, खिचड़ी बनती है। हम उसको यूज करते हैं फॉडर के लिए, और हम इसे कॉर्न इन यूएसए को कहा जाता है, और मक्का कहा जाता है। मक्का का भी तो आटा होता है, मक्का की रोटी बनती है, तो मक्का कहा जाता है इंडिया में, और कॉर्न यूएसए। कंडीशंस ग्रोथ के लिए, इसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल होनी चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन यूएसए, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना के मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं मेज के। इंडिया में वो यूपी में ग्रो होते हैं, कर्नाटका और बिहार में। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का वर्ल्ड में। मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, हमने यूज करते हैं बहुत, एक फूड ग्रेन की तरह भी और एक फॉर्दर इन इंडिया एंड अफ्रीका। फोर क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरगम, वो एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसको हम मिलेट्स कहते हैं। इसकी कंडीशंस फॉर ग्रोथ क्या है, टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस से 32। रेनफॉल बिटवीन 20 एंड 100 सेंटीमीटर। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, मिलेट्स आर प्रोड्यूस मेनली इन इंडिया, नाइजीरिया, नाइगर एंड चाइना। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में। कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होती हैं फॉर सप्लाई टू इंडस्ट्री। सेल ऑफ द क्रॉप्स ब्रिंग रेडी कैश लेकर आता है फार्मर्स के लिए, ताकि वो भी उन्हें उन्हें कैश क्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उन क्रॉप्स को आप डायरेक्ट बेच सकते हो। कॉटन। कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप होती है वर्ल्ड की। ये एक यूनिवर्सल फाइबर होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं बहुत तरह के फैब्रिक बनाने के लिए। वो किस कंडीशन में ग्रो करता है, उसका टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री। रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है 60 to 100 सेंटीमीटर, वो प्लांट को सूट करती है। अनदर कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है 210 फ्रॉस्ट फ्री ईयर। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्राजील एंड तुर्की। इंडिया में जो लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। फिर आता है जूट। जूट कंसिडर करता है गोल्डन फाइबर को इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जूट जो होता है वो बहुत ही, जूट के बैग्स बनते हैं, जूट की चीजें बनती है बहुत सारी। इट इज लाइक ये लॉन्ग, सॉफ्ट, टाइनी फाइबर होता है जो रेजिस्ट करता है स्ट्रेचिंग। हम इसे यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल बनता है, कारपेट बनते हैं, रग्स बनते हैं, रोप्स, मैट्स, बैग्स और बहुत से अदर प्रोडक्ट। किस कंडीशन में ग्रो करता है, जूट ग्रो होता है वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में, फ्लड प्लेन एरियाज वेयर द सॉइल रिन्यू ऑलमोस्ट, क्योंकि जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है ना, वहाँ मिट्टी बार बार रिन्यू होती है, उस जगह पर ज्यादा ग्रो होता है। टेम्परेचर होता है 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री और रेनफॉल 150 सेंटीमीटर पर ईयर। सॉइल इट ग्रोज वेल, एलुवियल सॉइल्स में ग्रो होता है, डेल्टा एज वेल एज लोमी सॉइल्स। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, मेजर एरिया ऑफ कल्टीवेशन होता है इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। These थ्री कंट्रीज अकाउंट करता है कम से कम भी 85% वर्ल्ड का टोटल जूट प्रोडक्शन कंट्रीज। जूट बेस्ट ग्रोथ होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन। आता है शुगर केन। शुगर केन मेन सोर्स होता है ऑब्टेनिंग शुगर। ये एक ट्रॉपिकल ग्रास है विद जूसी स्टेम जो शुगरी जूस को यील्ड करती है। ये एक एनुअल क्रॉप होती है क्योंकि इसको ना 1 साल लग जाता है ग्रो होने के लिए, और फिर इस फसल को काटा जाता है, फिर इसको आगे उसको ले जाया जाता है, तो इट टेक्स अ ईयर। So it is grown from cuttings and not from the seeds. कि प्लांट्स अटेन करता है हाइट कम से कम भी 1 से 3 मीटर की हाइट का हो जाता है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, अब टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। रिलीफ, शुगर केन ग्रो करता है वेल लोमी और वेल ड्रेन सॉइल्स ऑफ केन। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का, के साथ साथ इंडिया एंड चाइना। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको, कोलंबिया। इंडिया में जो लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। टी। टी वर्ल्ड की सबसे फेवरेट बेवरेज क्रॉप है। बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हैं टी के। डिड यू नो कि टेस्ट जो होता है टी का वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट, जब जहां पर वो ग्रो हुई है। ज्यादा टी कहाँ ग्रो होती है, दार्जिलिंग असम में। एंड ऑल्सो टी मेकर पर जो डिसाइड करता है व्हेन और हाउ लीव्स को कैसे प्लग करना है।
फिर उसको कंडीशन चाहिए 10 डिग्री का टेम्परेचर टू 35 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज होता है 25 डिग्री सेल्सियस, सबसे सूटेबल। रेनफॉल चाहिए उसको 125 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। सॉइल प्लांट को रिक्वायर्ड है एक लाइट लोमी सॉइल विद पोरस सब सॉइल, जो अलाउ करता है वाटर को टू ड्रेन अवे। हिल स्लोप्स प्रेफर्ड होते हैं फॉर टी प्लांटेशन, क्योंकि वाटर को आप इजिली ड्रॉ कर सको। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है टी का वर्ल्ड में, फॉलोड बाय चाइना, श्रीलंका, केन्या, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। कॉफी, कॉफी प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाय ब्रिटिश। टू टाइप्स ऑफ कॉफी प्लांट्स आर अरेबिया और मोका एंड कॉफी रोबस्टा। अरेबिका एक सुपीरियर क्वालिटी है एंड अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कॉफी प्रोडक्शन। कंडीशंस कैसी चाहिए इसकी? इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर रीजिंग फ्रॉम 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन जरूरत है। ग्रोथ ऑफ द कॉफी प्लांट। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो ब्राजील है, कोलंबिया। इंडिया में इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक मेजर बूस्ट देता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब जैसे ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी बढ़ रही है कंटिन्यूसली, जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो पास्ट 30 ईयर्स में टोटल अमाउंट जो फूड का वर्ल्ड में है वो इंक्रीज हो चुका है बहुत ही तेजी से, और एवरेज जो रेट है पॉपुलेशन का ग्रोथ का, कंटिन्यूस एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि अर्ली 1960 से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। कैसे? मैन्योर्स को रिप्लेस करो केमिकल फर्टिलाइजर से, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस करा के, HYV वो इंक्रीज करता है पेस्टिसाइड्स का यूज, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। मार्जिनल लैंड्स फ्लोड किए गए एंड इरिगेशन इंक्रीजिंगली एक्सटेंडेड टू द एरिड एरियाज, चेंजिंग द एज ओल्ड इकोसिस्टम। फार्म्स को मॉडर्नाइज किया गया बहुत सारी कंट्रीज में। अब क्या हुआ है, फार्मर्स यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को एंड वेदर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स उन्होंने काम कर को आसान भी करा है और उससे तेज भी कर दिया। स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है वो रिवैम्प्ड हुई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ इन एफर्ट्स का? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डेवलपमेंट के साथ। केस स्टडी, फार्म इन यूएसए। आज यूएसए एक रिच और डेवलप्ड कंट्री है एंड इट हैज बीन ब्लेस्ड बाय द नेचर विद वास्ट फर्टाइल प्लेन्स है वहां के, और वहां पर बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। प्रेरीज ऑफ यूएसए लोकेट है कॉन्टिनेंट के बिल्कुल इंटीरियर में और एक्सपीरियंस करता है एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ। यहाँ पर विंटर्स जनरली बहुत ठंडा होता है, समर्स में गर्मी ज्यादा होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है समर। हमने सिलेक्ट किया एक फार्म को इन द मिडवेस्ट रीजन, जो एक अबाउट 400 हेक्टेयर्स है एरिया में। तो इट इज नॉट लार्जेस्ट ऑफ देम एज मोस्ट ऑफ फार्म्स इन यूएसए बहुत ही लार्ज है। सैम्यूल जो है वो ओनर है फार्म का एंड लाइव्स विद हिज फैमिली ऑन द फार्म इटसेल्फ। ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसे कि रिलीफ ऑन द लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन को फेवर करता है कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप, जैसे कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट एंड। बट सैमुअल ने प्रेफरेंस दिया टू द कल्टीवेशन ऑफ मेज, जिसको हम कहते हैं कॉर्न इन द यूएसए और अदर क्रॉप। सैमुअल का फार्म बहुत ही लार्ज फार्म है, अगर हम उसे एक एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया से कंपेयर करें, उसका बहुत बड़ा फार्म है। अब उसके साइज की वजह से ज्यादातर जो फार्म का वर्क है, जैसे कि फ्लोइंग करना, सीडिंग करना, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वो किसकी हेल्प से होता है? मशीन्स की हेल्प से, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है। तो वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। तो जितने भी सॉइल लेबोरेटरीज हैं उनको भेजता है कि वो टेस्ट करें कि मेरी सॉइल फर्टाइल है या नहीं, और एडवाइस करता है अबाउट टाइप और क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन से यूज होने चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशनल लेवल है सॉइल का वो मेंटेन रह सके। काउंटर फ्लोइंग और रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स रेगुलरली प्रैक्टिस करें। सैमुअल ने परचेज करे बहुत वैरायटी ऑफ मशीन ताकि वो फार्म का वर्क कर सके, जैसे उसने ट्रैक्टर खरीदा, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर। उसने एक इंडिपेंडेंट वर्कशॉप को मेंटेन करा टू द फार्म हाउस। देयर आर इंडिपेंडेंट शेड्स एंड मशीन्स, लाइफ स्टॉक, वाटर के लिए। यील्ड पर एकड़ लो है लेकिन पर वर्कर बहुत ही हाई, मतलब जो वो ग्रो करता है पर एकड़ के हिसाब से वो तो बहुत लो है, लेकिन पर वर्कर के हिसाब से वो हाई है। फार्मर अर्न करता है बहुत पैसा, वो अर्न कर लेता है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के। नाउ कंटिन्यूस एफर्ट्स हम दे आर बीइंग मेड सिंस अर्ली 1960 से, ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके।
बाय रिप्लेसिंग मैन्योर्स को केमिकल फर्टिलाइजर से रिप्लेस किया, हाइब्रिड यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, अब तो हाइब्रिड आने चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब हाइब्रिड आने लगे। एचवाईवी, उससे यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बढ़ाना, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स। मार्जिनल लैंड्स को फ्लो किया गया, इरिगेशन को इंक्रीजली एक्सटेंड टू द एरिड एरियाज, चेंजिंग द एज ओल्ड इकोसिस्टम। फार्म्स हैव बीन मॉडर्नाइज्ड, बहुत सारी कंट्रीज में तो फार्म्स भी मॉडर्नाइज हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है, फार्मर्स कंप्यूटर्स को भी यूज कर रहे हैं, वेदर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्रीकल्चर में। ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स ने काम को बहुत आसान और तेज भी कर दिया। स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी रिवैम्ड हुई। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। फैक्ट फाइव, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की मोर देन डबल्ड इन इंडिया है, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर डबल हो चुका है। 2013 के अंदर जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, नट्स का 277 मिलियन टन, एक्सीडेड दैट ऑफ ग्रेन। आज मच मोर फूड है पर पर्सन देन देयर वाज 1970 से आप कंपेयर करोगे तो अब बहुत खाना है, बहुत अनाज है। इवन दो टोटल नंबर ऑफ पीपल भी डबल हो चुके हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ताकि उन्हें हाई रेट्स मिल सके। तो ये क्रॉप्स को रेजिस्टेंट होती है टू पेस्ट एंड वीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन लेटर हाफ ऑफ द 1916 इंडिया इंट्रोड्यूस बहुत से हाई यील्डिंग varieties of seeds को yield किया, facilitated the use of fertilizers and made it easier to invest in tube wells, pumps and tractors. ये सारे efforts led to an increase in productivity and made India self-sufficient in food grain. Glossary, agriculture to cultivate the soil. Multiple cropping, growing more than two crops on the same plot of land. Nomads, people who keep them moving from place to place. Now, quick review. Agriculture refers to the cultivation of plants, rearing of livestock, cultivation of fiber, biofuel, and medicinal plants, forestry. Climate relief, soils and food habits of people are important factors. Agriculture को influence करता है. Shifting agriculture एक primitive wasteful method agriculture का only practiced in remote areas. Intensive agriculture support करता है densely populated areas जहाँ पर land holdings जो है वो small है and lot of manual labor and inputs हम use करते हैं. Extensive agriculture practiced areas में जहाँ पर pressure population का land पर वो low है and land holdings huge है. कल्टीवेशन मोस्टली कमर्शियल प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाता है. मिक्स फार्मिंग है, क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस है साइड बाय साइड सेम फार्म पर. इन पेस्टोरल फार्मिंग में लाइव स्टॉक रियर्ड होता है कमर्शियल स्केल इन ड्रायर पैट्स फॉर डेयरी मीट, हाइड्स एंड वूल. क्रॉप्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.